एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर मैं लेके आ गई हूँ एक वैसा वीडियो जिसकी आप लोगों ने बहुत बहुत ज्यादा डिमांड की और इंतजार कर रहे थे कि मैम बस एक जीवन परिचय का वीडियो ले आइए। बच्चों, आज का जो ये सेशन है इससे आपके पूरे 10 नंबर पक्के होंगे और ये 10 नंबर बहुत ही सॉलिड नंबर हैं। ये ऐसे नंबर हैं जो आपको पता है, जो मैं आपको बता रही हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही तैयार कर लो। यानी कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपके 10 नंबर तो ऐसे ही पक्के हो गए। तो बच्चों, जीवन परिचय हमें पता है कि एक गद्य का जीवन परिचय आता है और एक पद्य में जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। अच्छा, दोनों ही 5-5 नंबर के होते हैं। पर बच्चों, मैं आपको आज के इस लेक्चर में बताने वाली हूँ कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड कुछ ऐसी टिप्स जिनका इस्तेमाल करके एग्जामिनर आपको 5 में 5 नंबर से खुद देने से खुद को रोक नहीं पाएगा। और वो बातें सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही पता होंगी जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। सो गाइज, स्टार्ट करती हूँ मैं और उम्मीद करती हूँ कि इसमें जितनी बातें मैं बताऊंगी वो सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे और फिर आप देखिएगा कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। तो बच्चों, 24 फरवरी की तैयारी में ये एक और हमारा प्रहार होगा। 10 में 10 नंबर हमारे हाथ में होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। चाहे आपके 7 सेट आए, चाहे आपका 1 सेट आए, चाहे आपके पास सबसे टफेस्ट सेट आए या सबसे इजी सेट आए, 24 फरवरी के पेपर में जो भी पेपर आपके हाथ में होगा, मेरे द्वारा बताए गए जितने भी जीवन परिचय हैं वो आपको वहां पर मिलेंगे। और जो जो जीवन परिचय मैं आपसे बोल रही हूं बस उतना ही आपको तैयार कर लेना है और फिर आप देखना कि पेपर में कैसे आप 10 में से 10 नंबर बिल्कुल चुटकियों में ही सॉल्व कर लेंगे और आपके हाथ में होंगे। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें। तो बच्चों, सबसे पहली बात, हाँ, आपने सोचा होगा ना कि मैं 7-8 बताऊंगी। नहीं, 7-8 नहीं, गिनती के 4 प्रश्न नंबर संख्या आपको देगा कि भाई दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करें। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं किसने बोला है कि मैम क्या साहित्यिक परिचय लिखना है। जी नहीं, कोई साहित्यिक परिचय या कोई भी अलग से रचना का फॉर्म नहीं लिखना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि भाई एक जो है जीवन परिचय लिखो और जीवन परिचय के साथ किसी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कर दो। तो यानी कि हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रचना लिखनी है ना। अगर आप 3-4 लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको इतना ज्यादा ये नहीं करना है कि यार लो मैं ये भी तैयार कर लूं वो भी तैयार कर लूं। तो बेटा होगा क्या, आप पेपर में जाओगे और भूल जाओगे। तो ऐसा तैयार करो कि बिल्कुल सॉलिड हो और हमें पता है कि अगर ये लिख के आओगे तो फुल में से फुल मार्क्स मिलने हैं, है ना। तो क्यों हम कोई भी रिस्क ले। तो बेटा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। 5 नंबर का है, 2 भागों में बटा हुआ है। ये 3 नंबर सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन के बारे में लिखने के लिए हैं और ये 2 नंबर आपके रचना के लिए हैं। तो 2/3 नंबर किसके बेटा मिलेंगे, रचना के लिए मिलेंगे। तो इसलिए आपको रचना बिल्कुल सही लिखनी है। अगर मैं बात करती हूं हमारे गद्य की, तो गद्य में 4 नाम, सिर्फ और सिर्फ 4 नाम, बस इन 4 में से आपको जो है तैयार कर लेना और इन 4 में से आपको एक नाम हमेशा छपा हुआ मिलने वाला है पेपर में। बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज ही बताऊंगी। इन 4 में से भी मैंने प्रायोरिटी सेट करी हुई है। बेटा सबसे नंबर फर्स्ट पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप ये मान लीजिए 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 हर एक पेपर सेट में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम जरूर मेंशन है। सेकंड बेटा नंबर पे आते हैं हमारे पास जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों, प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 7 में से कम 4 से 5 सेटों में ये नाम पाओगे। बेटा तीसरे नंबर में रखूंगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बच्चों ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप सबसे ज्यादा बार पेपर में जो है पाएंगे। बेटा उसके बाद चौथे बेटा नंबर पे है रामधारी सिंह दिनकर। इन 4 के अलावा किसी और जी का जीवन परिचय तैयार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। रीजन बच्चों बहुत सिंपल सा है कि आप मान लो अगर आपको ये 4 नाम लिखे हुए मिल गए, लिखना तो किसी एक को ही है ना। आपने मान लो 9 जीवन परिचय तैयार कर ली और वहां पर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यार शुक्ल जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 1884 थी कि 1885 थी, 89 थी या 90 थी। बेटा कंफ्यूज हो जाओगे और सही आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसलिए आपको
4 ही तैयार करने हैं, सॉलिड तैयार करने हैं। और अगर आप ये सोचो यार ये नहीं आया तो फिर तो बेटा ऐसे तो पूरा संसार पर है ना, पूरा सागर सब समाया हुआ है ना, कंटेंट इतना ज्यादा है। तो गाइज आगे बच्चों बढ़ूंगी मैं। अच्छा, आपको जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे? सीधे सीधे नहीं छाप देना है कि हाँ बस सीधा ही शुरू हो गए, नहीं बच्चों। सबसे पहले तो आप जिसका भी जीवन परिचय लिख रहे हैं उनके ऊपर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद इन पॉइंटर्स को मेंशन लिख करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपने इन पॉइंटर्स को पहले ही मेंशन कर दिया तो एग्जामिनर वहीं पर ही देख करके आपको बेटा जो है कम से कम 2 नंबर तो वहीं पर ही आपको दे देगा। तो बेटा इंपॉर्टेंट क्या है, जन्म गलत नहीं होना चाहिए। अगर जन्म और मृत्यु का सन गलत लिखा हुआ है तो चाहे आपने 1 पेज लिखा हो, चाहे आपने 2 पेज लिखा हो, आपको नंबर नहीं मिलेंगे और फिर आपको 1 या 1.5 नंबर ही वो देगा। तो इसलिए आपको जन्म और जो है मृत्यु का जो सन है बहुत ही आपको जो है ध्यान रखना है और बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, शिक्षा, शिक्षा अगर आपको याद नहीं आती है तो कोई बात नहीं, वहां पर शिक्षा का हटा भी सकते हो। प्रमुख रचनाएं और बेटा मृत्यु, तो ये मैंने क्या किए पॉइंटर्स स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिए। अब बच्चों इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी कविता, एक ऐसी पोम जिसको जब मैंने लिखा है तो बेटा मुझे भी फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारे पिछले साल के जो बच्चे थे है ना, जिन जिन ने वो पोम लिखी है उनको 70 में 70 मिले हैं, उनमें उनको मैं कह सकती हूँ फुल में से फुल मार्क्स मिले हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो पोम मैं बताने वाली हूँ, जो कविता मैं बताने वाली हूँ, ये कोई नहीं बताने वाला है और ये सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा लिख करके आ पाएगा जिसने इस क्लास का देखा होगा। तो बच्चों स्टार्ट करती हूँ मैं। बहुत ही आसानी बेटा जो है, बहुत ही आसान पोयम है। तो आप अगर ये लिखते हैं तो एग्जामिनर सबसे पहले आपकी कॉपी देख करके खुश हो जाएगा और फुल में से फुल मार्क्स देगा। तो बेटा पहले उसने देखा क्या, ठीक है बच्चे ने जो है जन्म बिल्कुल सही लिखा है, मृत्यु बिल्कुल सही लिखी है। और उसके बाद जैसे ही वो ये पोयम दिखेगा बेटा वैसे ही इस पोयम को देख करके वो फुल में से फुल मार्क्स दे देगा। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। बेटा पोयम क्या है, इस प्रकार से बेटा पंक्तियां हैं। हिंदी साहित्य सरोवर में, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य। यानी कि बहुत सारे पुष्प जो है डेली क्या होते हैं, मुरझाते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, माटी में रोज मिला करते हैं। लेकर लहू का जिगर जिसने हिंदी वृक्ष लगाया है, जीवन परिचय है शुक्ल जी का। मान लीजिए आप शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखने वाले हैं तो यहाँ पर आपने शुक्ल जी को मेंशन कर दिया। अगर आप जयशंकर प्रसाद का जीवन लिखने वाले हैं, आपने लिख दिया कि जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का, जीवन परिचय है राजेंद्र प्रसाद जी का, जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जीवन परिचय है आपके जो है जयशंकर प्रसाद का, जीवन परिचय है महादेवी वर्मा का, जिन्होंने हिंदी को चमकाया है। हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नित्य खिला करते हैं, झड़ते हैं अगणित पुष्प नित्य, माटी में रोज मिला करते हैं। लेकर लहू का जिगर जिसने हिंदी वृक्ष लगाया है, जीवन परिचय है शुक्ल जी का, जिन्होंने हिंदी को चमकाया है। जैसे ही आप ये पोएम लिखेंगे वैसे ही आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने की गारंटी मेरी है। अब बच्चों चलते हैं एक एक करके जो है जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे लेखक और कवि हुए हैं उनका जीवन परिचय समझेंगे। और आपको बता दूं एक बात और कि मैं आपको जीवन परिचय कहानी के फॉर्म में समझाऊंगी, तो ये कहानी आपको याद रखनी है। तो बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बेटा जो जीवन है बेटा जो है जीवन परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म कब हुआ, 1884 में हुआ। 1884 सन 1884 अगर आपको डेट याद रखनी है आप डेट याद रख सकते हो, डेट याद नहीं रखनी है तो आप इस प्रकार से मेंशन कर सकते हो सन 1884 ईस्वी। मृत्यु कब हुई है, 1941 में, 1941, 1884 1941 ईस्वी में हुई है। कहाँ बेटा जन्म स्थान है इनका, अगोना, बस्ती। बस्ती बेटा जो है हमारे उत्तर प्रदेश का ही बेटा एक जिला है। तो बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में उत्तर प्रदेश में बेटा जिनका जन्म हुआ। पिता कौन थे, चंद्रबली शुक्ल। बेटा पिता कौन थे, चंद्रबली शुक्ल थे। बच्चों ये कौन है, शुक्ल युग के प्रवर्तक हैं और हम कह सकते हैं कि शुक्ल युग का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भाषा खड़ी बोली। तो बच्चों ये क्या हो गए, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए है ना। इस प्रकार से भी देखो मैंने यहाँ पर इनको मेंशन करके रखा हुआ है। अगर आपको डेट याद रखनी है तो आप डेट याद रख सकते हो कि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले में हुआ। श्री चंद्रबली शुक्ल। शिक्षा इनकी इंटरमीडिएट है और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है, रस मीमांसा, चिंतामणि, मित्रता, गोस्वामी तुलसीदास, 11 वर्ष का समय, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद बच्चों इनकी मृत्यु कब हुई है, 2 फरवरी को हुई है, 1941 में हुई है। तो ये तो क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो गए। अगर आपको
इसके अलावा एक और लाइन लिखनी, एक और पोएम लिखनी बेटा, इस प्रकार से आप इन पंक्तियां लिख सकते हैं। चंद्रबली के पुत्र शुक्ल जी ग्राम अगोना वासी, ऋणी रहेंगे चिंतामणि के सारे हिंदी वासी, सारे हिंदी भाषी। चंद्रबली के पुत्र शुक्ल जी, चंद्रबली के पुत्र शुक्ल जी ग्राम अगोना वासी, ऋणी रहेंगे चिंतामणि के हिंदी भाषा भाषी, है ना। तो क्या आपको याद रहेगा, क्या आपको याद रहेगा? तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब बच्चों कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, देखिए हर एक लेखक के जो है जीवन परिचय में 3 चीजें आपको कॉमन मिलेंगी। सबसे पहले तो उनको हिंदी साहित्य के प्रति अगाध प्रेम होगा, उन्होंने स्वाध्याय से ही अलग अलग भाषाओं को जो है स्टडी करी होगी, है ना, भाषाओं को सीखा होगा, जैसे कि हिंदी, बंगला, संस्कृत और जो है अंग्रेजी, फारसी। तो ये कुछ ऐसी भाषाएं जो सबने सीख रखी होंगी। ऐसी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही उनका मन किस में लगता होगा? हिंदी साहित्य में लगता होगा, बुक पढ़ने में लगता होगा। स्टार्टिंग से उन्होंने संघर्ष किया होगा। तो बच्चों ये क्या है? ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप हर एक जीवन परिचय मेंशन कर सकते हो। तो बच्चों आते हैं, जरा इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो जो हमारे शुक्ल जी थे, शुक्ल जी के पिताजी का नाम क्या था? रामचंद्र शुक्ल था। जो रामचंद्र शुक्ल थे वो क्या थे बेटा जी? तहसील में काम करा करते थे। तो अब वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो शुक्ल जी हैं वो भी बड़े होकर के क्या करें, वो भी जो है बड़े होकर के वकालत करने जाएं। और लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो हमारे शुक्ल जी हैं उन्होंने हाई स्कूल परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने पास नहीं करी क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ ये कि उन्होंने, है ना, उनके पिताजी ने क्या किया? उनके पिताजी ने इनको वकालत पढ़ने के लिए इलाहाबाद भेज दिया। लेकिन इनकी जो रुचि थी वो वकालत में नहीं थी बल्कि हिंदी साहित्य में थी। फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय से ही क्या किया? बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं को ज्ञान अर्जित कर लिया। अच्छा बच्चों, एक और बेटा चीज कॉमन मिलेगी कि ना ये काफी ज्यादा लेखक ऐसे हैं जो क्या होंगे? जो टीचर रहे होंगे, है ना। इन्होंने क्या किया होगा? इन्होंने अध्यापन का कार्य किया होगा। तो अध्ययन और अध्यापन, यही तो है ना हिंदी साहित्य की प्रेमी की जो है, मैं कह सकती हूँ, खासियत। आ जाओ बेटा आगे। अब हुआ क्या? हुआ ये कि शुक्ल जी के पिताजी ने क्या करा? कोशिश करी उनको नायब जो है तहसीलदार की जगह दिलाने की, लेकिन उनको, भाई वो कैसे थे? वो स्वाभिमानी थे, उनको तो ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिर क्या हुआ? इन्होंने मिर्जापुर के मिशन स्कूल में काफी दिनों तक क्या किया? चित्रकला यानी कि आर्ट्स के अध्यापक रहे। फिर इन्होंने क्या किया? फिर ये गए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस चले गए। बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में बंदी विभाग के अध्यापक के रूप में उन्होंने कार्य किया। और इसके बाद क्या किया? इसके बाद जो है इन्होंने संपादक का जो है पदभार संभाला। और इसी प्रकार से हिंदी साहित्य अपना जो आजीवन है वो हिंदी की सेवा करते हुए, बस आखिरी लाइन क्या है? इन्होंने आजीवन हिंदी की सेवा करते हुए क्या किया? हिंदी की सेवा करते हुए सन 1941 में 2 फरवरी, कौन सी फरवरी? 2 फरवरी सन 1941 में हृदय गति रुक जाने की वजह से, यानी कि क्या आ गया था? उनको हार्ट अटैक आ गया और हृदय गति रुक जाने की वजह से शुक्ल जी का देहांत हो गया। तो बच्चों अब आप बताओ, मुश्किल से मैंने आपको जो है 3 मिनट लिए होंगे, 3 या 4 मिनट लिए होंगे, पूरी कहानी समझा दी, पूरी कहानी आपको समझा दी है। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और आपने अगर ये तैयार कर लिया है, आपके 5 नंबर अब तक तैयार हो चुके हैं, यकीन मानिए। बच्चों इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, तो बेटा इनकी जो मुख्य जो बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इनकी बेटा कौन सी कहानी फेमस है? 11 वर्ष का समय। बच्चों 11 वर्ष का बेटा जो है समय, बेटा ये कहानी फेमस है। काव्य रचना अभिमन्यु वध, इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा हुआ है। आलोचना, ये सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। रस मीमांसा, ब्रह्म नगरी, जायसी, ग्रंथावली, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ये क्या इन्होंने आलोचना लिखी हुई है। निबंध बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विचार वीथी चिंतामणि मित्रता, है ना, विचार वीथी चिंतामणि मित्रता तो हमारे सिलेबस में ही है। अब बच्चों क्या ये तैयार हो गया? जल्दी बताइए। आगे बेटा बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे सेकंड नंबर जयशंकर प्रसाद जी के ऊपर। और जयशंकर प्रसाद जी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों अगर मैं आपको बताऊं तो इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 30 जनवरी, जस्ट 4 साल बाद। शुक्ल जी के 4 साल बाद ही पैदा हुए हैं। तो 30 जनवरी बेटा इनका जन्म कब हुआ है? बेटा इनका जन्म हुआ है गोवर्धन सराय में 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 में। ये कहाँ के पैदा, बेटा इनकी पैदाइश कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के काशी से बेटा जो है, काशी में ये पैदा हुए हैं। काशी में बेटा ये पैदा हुए हैं, है ना। अब आप ऐसे याद रख सकते हो कि शंकर की नगरी कौन? काशी। तो बेटा जी क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य के काशी नगरी में जन्म लिया। कब जन्म लिया है?
30 जनवरी सन 1889 में लिया है। आगे बेटा इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद। बेटा पिता का नाम कौन था? बाबू देवी प्रसाद। शिक्षा क्या है? अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत का स्वाध्याय। मैंने क्या बताया? कॉमन है, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी, इनका क्या है? स्वाध्याय। क्योंकि देखो जो भी हिंदी साहित्य में जिसने काम किया होगा उसको पढ़ना बहुत पसंद होगा। जस्ट अभी बताया था आपको। प्रमुख रचनाएं क्या है? आंसू। बेटा इनके जीवन में इतने दुख रहे हैं कि आपको उनकी कहानियां सुन के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आंसू, लहर, कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती। बच्चों इनका जन्म कब हुआ? बेटा जी इनका जन्म 1930 सॉरी जो उनकी मृत्यु बेटा कब हुई है? मृत्यु हुई है 1937 में। तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गई है। अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी जो जयशंकर प्रसाद हैं कौन है? छायावाद युग के मैं कह सकती हूँ 4 स्तंभों में से इनका नाम है। तो बच्चों जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में हुआ, काशी में हुआ। बहुत ही संपन्न व्यापारी घराने के थे ये। बेटा इनका परिवार संपन्न था, लेकिन हुआ क्या? हुआ बच्चों ये कि इनके जो पिता थे, इनके पिता और जो बड़े भाई थे उनकी आकस्मिक मृत्यु से, यानी कि अचानक से उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से इन्हें व्यापार में उतरना पड़ा। बेटा ध्यान सुनना। लेकिन इनकी जो रुचि थी वो किसमें थी? ऑब्वियस सी बात है हिंदी साहित्य में थी, पढ़ने में थी। तो इन्होंने क्या किया? स्वाध्याय से ही, घर पर ही। बेटा ध्यान सुनना क्या हुआ बेटा? उनकी ज्ञान वृद्धि बेटा फिर क्या बेटा किससे हुई है? स्वाध्याय से हुई है। इन्होंने क्या किया? घर पर ही रह करके हिंदी, संस्कृत, फारसी भाषा साहित्य का अध्ययन किया और साथ ही वैदिक वांगमय और भारतीय दर्शन का भी ज्ञान अर्जित किया। बचपन से ही वो बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे और कहते हैं मात्र 9 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ब्रज भाषा में कलाधर नाम के एक सवैया लिख दिया था। ठीक है, और फिर अपने गुरु को दिखाया। गुरु कौन थे? तो बेटा इनके जो गुरु थे वो कौन थे? मोहनलाल जी थे। ठीक है, इनकी रुचि बागवानी में भी थी, ये भोजन बनाना भी इनको बहुत पसंद था और शतरंज खेलने में ये माहिर थे। और ये अपना स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखते थे और इसके लिए वो क्या करते थे? प्रतिदिन योग करते थे। लेकिन बच्चों इनके दुख की कहानी, इनका जो जीवन है वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनकी 3 शादियां हुई। हुआ क्या? जब इनकी पहली शादी हुई, इनका जो पहला विवाह हुआ, तो पहले विवाह इनका किससे हुआ है? विंध्यवासिनी देवी से हुआ है। और इनको क्या हो गया? क्षय रोग हो गया। आप सन याद मत रखो कि किस सन में जो है विंध्यवासिनी जी को क्षय हुआ, कब वो मृत्यु उनकी हुई है, तो इतना याद मत रखो। आप सिर्फ और डायरेक्टली जो है इनका जो है वो मेंशन कर देना कि इनके 3 विवाह हुए। पहली पत्नी विंध्यवासिनी का क्या हुआ? क्षय रोग के कारण क्या हो गया बेटा जी? देहांत हो गया। हुआ क्या बच्चों? हुआ ये कि समाज के दबाव से इन्होंने जस्ट 1 साल बाद ही क्या किया बेटा? 1 वर्ष बाद दूसरा विवाह सरस्वती देवी से किया। किससे किया? सरस्वती देवी से किया। अब हुआ क्या? जो सरस्वती देवी थी उन्होंने क्या किया? इन्होंने इनकी पहली पत्नी विंध्यवासिनी जी का सामान इस्तेमाल किया और जो कीटाणु थे वो सामान में थे और इस वजह से उनको भी क्षय रोग हो गया और उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर क्या हुआ भाई? इसके बाद क्या हुआ बेटा? हुआ ये कि समाज के दबाव में आकर इन्होंने तीसरा विवाह किया, लेकिन ईश्वर को ये भी मंजूर नहीं था। और हुआ क्या? हुआ बेटा ये कि इन्होंने तीसरी शादी करी, इन्होंने तीसरा विवाह भी किया। लेकिन बच्चों क्या हुआ? हुआ ये कि तीसरे जो है शादी के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। लेकिन कहते नहीं कि बेटा भगवान के आगे किसकी मर्जी चलती है। और जो उनका पुत्र था वो उनका पुत्र भी क्षय रोग की वजह से क्या हो गया बेटा? जो उनका पुत्र था रत्न शंकर प्रसाद की बेटा क्या हो गई? क्षय रोग की वजह से मृत्यु हो गई। फिर बेटा हुआ क्या? हुआ ये कि उनके घर में जो क्षय रोग के कीटाणु थे, वो क्षय रोग बेटा मतलब पता है क्या होता है? क्षय रोग का मतलब होता है टीबी, है ना। जैसे कि आज के डेट में वो बहुत ही कॉमन है और आज इसका इलाज भी है, लेकिन उस टाइम पर इसका इलाज नहीं था। आप जब आगे चल के लाठी कहानी पढ़ेंगे क्लास 12th में, तब भी आप पाओगे कि जो उस कहानी में जो किरदार है उसको भी क्या होता है? क्षय रोग ही हो जाता है। सो गाइस अब क्या हुआ? जो उनके घर में चूंकि 3 ऑलरेडी मृत्यु सिर्फ और सिर्फ क्षय रोग की वजह से ही हुई थी और इस सामान का यूज करने से, उस व्यक्ति के साथ बैठने उठने से क्या होता है? ये रोग फैलता है ना। कीटाणु अगर प्रवेश करके आपके शरीर में तो हो जाएगा आपको भी। तो अब हुआ क्या? इनकी मृत्यु भी क्या हो गई? मात्र 47 वर्ष की उम्र में क्या हो गई? इनकी बेटा मृत्यु भी हो गई। तो बच्चों आप देख सकते हो कि ये कहानी ऐसी है कि आपके
दिमाग में रह जाएगी ये कहानी और आपको इनका जीवन परिचय याद रहेगा, राइट। अब इनके जीवन में इतने गम है कि आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई इतने सारे आंसू, आंसू तो आंसू ही आंसू, आंसू की लहरें बह रही हैं, लहरें झरना बन गई हैं। कामायनी बेटा, कामायनी है ना जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य। बेटा आगे बेटा बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद बेटा नाटक कौन से हैं? उर्वशी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, बार बार पूछे, बार बार मैंने करवाए हैं। बच्चों इनकी कहानियां कौन कौन सी हैं? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, सबसे ज्यादा बार पूछी गई इनकी कहानियां। आपको कोई भी जो है 2 या 3 रचना इनकी मेंशन कर सकते हो। कंकाल, तितली, इरावती, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आंसू, लहर, कामायनी, ये ऐसी रचनाएं हैं जो अब तक आपको याद हो गई होंगी। क्या क्या बोलती पब्लिक? जयशंकर प्रसाद याद हो गया ना? है 2 जीवन परिचय याद हो गए, देख लो। चलो आगे बेटा चलते हैं। नेक्स्ट बच्चों तीसरे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे भारत के सबसे प्रथम राष्ट्रपति। अच्छा अब आपको याद कैसे रखना है, हमारे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे वो भी 1884 को ही पैदा हुए थे, ये भी 1884 को पैदा हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 को यही पैदा हुए हैं। जो जयशंकर प्रसाद हैं वो क्या हुए हैं, वो जस्ट 4 साल बाद पैदा हुए हैं, 1889 को पैदा हुए हैं। लो तीनों ही की तुम्हें डेट याद करवा दी है, 1884, 1889 और 1884 अगेन जयशंकर प्रसाद, राइट। आज बेटा इनका बेटा जन्म कहाँ हुआ है? बिहार के छपरा के जीरादेवी गांव में हुआ है। ये बिहार के थे, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? बिहार के थे। बच्चों इनके पिता का नाम बेटा क्या था? महादेव सहाय। बेटा इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय इनके पिता का नाम था। शिक्षा इन्होंने क्या की बेटा? ये स्टार्टिंग से ही बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत पढ़ने में होशियार थे, ठीक है। कोलकाता यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया है? अर्थशास्त्र में ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लॉ में ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं और लॉ में इन्होंने डॉक्टरेट भी किया हुआ है, यानी कि इनके पास पीएचडी डिग्री में पीएचडी होल्डर हैं, तभी तो उस टाइम राष्ट्रपति बने थे, है ना। बच्चों इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? आप देखो अभी अगर आप अभी इनका जीवन परिचय देखोगे तो आप पाओगे कि इनके अंदर देश के लिए अलग ही जुनून था और गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे और उनको देख करके ही ये स्वतंत्रता जो है, जो उस टाइम पर मैं कह सकती हूँ जो एक जंग चल रही थी उस जंग में उतर गए थे, है ना। तो गाइस भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, ये बच्चों इनके द्वारा रचित बेटा जी क्या है, काफी सारी रचनाएं हैं। 1884 में ये पैदा हुए हैं, जो है 1963 बेटा इनका जो है क्या हो गया, मृत्यु हो गई है। 1884 में जन्म है, 28 फरवरी 1963 को इनका मरण है। बेटा चलते हैं तो बच्चों जो ये हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ये क्या है? ये सफल राजनीतिज्ञ, मतलब क्या, सफल पॉलिटिशियन और प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हुए हैं, राइट। अब इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ये अत्यंत मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़ने में होशियार थे। इन्होंने कलकत्ता, बेटा इनका अभी वर्तमान में कलकत्ता क्या बोलते हैं? वर्तमान में कलकत्ता को हम कोलकाता बोलते हैं। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से क्या पढ़ाई करी है? एमए की पढ़ाई करी है, कानून की डिग्री ली है, एलएलबी की शिक्षा उत्तीर्ण करी है और इन्होंने क्या किया? सन 1911 में वकालत भी शुरू करी और क्या किया? कोलकाता और पटना में वकालत का काम किया है। उसके पश्चात वकालत को छोड़ करके देश की सेवा में लग गए। बेटा हुआ क्या है, गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और वकालत को छोड़ करके पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। और बेटा इन्होंने क्या किया है? 1962 में बेटा क्या किया? बेटा 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और इन्हें तभी क्या हुआ है? भारत रत्न भी प्राप्त हुआ है। इन्होंने जीवन पर्यंत हिंदी और हिंदुस्तान की ही सेवा करी है और इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु या देहावसान कब हुआ? 28 फरवरी 1963 में हो गया। तो बच्चों ये तो आपको याद रखना पड़ेगा सारी कहानी कि भाई ये जो है ये गांधी जी से बहुत ही मैं कह सकती हूँ प्रभावित हुए थे, उनके आदर्शों को मानने लगे थे और इस प्रकार से चंपारण के आंदोलन में सक्रिय हो गए और इस प्रकार से पूरी तरह से वकालत को छोड़ करके पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, राइट। और 1962 तक इन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति बनकर देश की सेवा करी और 1962 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ।
ठीक है। इसके बाद देखो 62 में इन्हें रत्न प्राप्त हुआ है, 63 में इनकी मृत्यु हो गई है। 62 में रत्न प्राप्त किया है और 63 में इनकी मृत्यु हो गई है, राइट। बच्चों जो इनकी बेटा जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, रचनाएं आप याद रखेंगे, गांधी जी की देन है ना, शिक्षा और संस्कृत साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा। देखो आपने याद रखा है कि जो राहुल सांकृत्यायन है वो क्या थे, वो मैं कह सकती हूँ कि सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले जो है साहित्यकार थे। लेकिन याद रखना मेरी यूरोप यात्रा, ये गलती से भी उनका नाम मत लिख देना। मेरी यूरोप यात्रा ये किसकी है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है। संस्कृत का अध्ययन है ना बच्चों, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र, ये सब इन्होंने क्या करी, रचनाएं करी हैं। इनकी रचनाओं में आपको जो है देशभक्ति, शिक्षा, गांधी जी की जो है मैं कह सकती हूँ गांधी जी की जो है बातें ये आपको ज्यादा दिखेंगी, तो आपके लिए जो है आसान है इनको याद रखना, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपको याद हो गए, तो उम्मीद करती हूँ 3 तो मैंने याद करवा दिए हैं, है ना। रामधारी सिंह दिनकर, ये आप तैयार कर लेना। बेटा चलते हैं अपने जो है कुछ ऐसे कवि जिनके जीवन परिचय आप तैयार कर लो, मैं लिख के दे रही हूं। इन चारों के अलावा तुम्हें कोई भी और नहीं मिलेगा, 5वां भी नहीं करना, मैंने आपको 5 भी नहीं बोले हैं, लगातार केवल 4 बोल रही हूं। ये बेटा जो 4 नाम लिखे हैं ये मैंने प्रॉपर एनालाइज करके क्या कि हाँ हर एक सेट में कौन कौन नाम आया है। सबसे पहले नंबर पे लगभग आपके 7 सेट में 6 सेटों में पूछा गया है गोस्वामी तुलसीदास, बेटा इनको मैं रखूंगी फर्स्ट नंबर पे, बेटा इनको मैं रखूंगी बेटा फर्स्ट नंबर पे। बच्चों सेकेंड बेटा नंबर पे है हमारे सूरदास जी, बेटा थर्ड नंबर जो है बेटा नंबर पे है हमारे सुमित्रा नंदन पंत, और बच्चों 4th नंबर पे है महादेवी वर्मा। आप सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या बिहारी लाल इनमें से किसी एक को तैयार कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास, सूरदास, इनमें आपको एक तो छपा हुआ ही मिलेगा, अगर आप सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास को भी याद करके जाते हो तो आपके 5 नंबर पक्के हैं, क्योंकि ये तो हर एक सेट में आना ही आना है। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बेटा गोस्वामी तुलसीदास जी, अच्छा जो मैंने आपको बेटा जो पंक्तियां बताई हैं, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज नेते खिला करते हैं, वो उन पंक्तियों को पद्य में मत लिखना क्योंकि एक ही कॉपी है ना, तो इसी एक ही कॉपी में बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना है। तो बेटा आपको पद्य वाले जो कवि का जो जीवन परिचय है उसमें उन लाइन्स को मेंशन नहीं करना है। बेटा इनके लिए मैं लाइन्स आपको अलग से बताऊंगी। तो बच्चों जो हमारे गोस्वामी तुलसीदास कौन थे, बेटा गोस्वामी तुलसीदास राम जी के भक्त थे, तो इनका बेटा नाम क्या हो गया, बचपन का नाम हो गया राम बोला। बेटा इनका जन्म कब हुआ, 1532 में हुआ, बेटा किसमें हुआ, 1532 में हुआ, है ना। राम थे बेटा, राम के बेटा भक्त थे। बच्चों बांदा जिले के उत्तर प्रदेश है ना, बांदा जिला चित्रकूट के पास है बांदा जिला, राम जी के भक्त हैं, सब कुछ राम जी से ही जुड़ता हुआ चला जा रहा है। बेटा इनके पिता का बेटा नाम क्या था, आत्माराम तुकाराम दुबे, है ना, आत्माराम भिड़े, है ना, चंपक चाचा याद रखो, आत्माराम दुबे थे। बेटा माता का बेटा नाम क्या था, हुलसी। गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास, बेटा गुरु का नाम क्या था, नरहरि दास। पत्नी का नाम रत्नावली, है ना। बच्चों इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा है, अवधी भाषा में सबसे ज्यादा जो है लेख लिखे हुए हैं, अवधी और बेटा ब्रज दोनों ही है। और बेटा ये किस युग के किस काल की लेखक है, किस काल के बेटा जो है हमारे जो कवि हैं ये हैं भक्ति काल के, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा भक्ति चल रही थी, किसकी भक्ति, राम भक्ति शाखा भक्ति काल, बेटा राम भक्ति शाखा भक्ति काल में सगुण बेटा जो है मैं कह सकती हूँ शाखा के अंतर्गत रामाष्टमी बेटा जो है मैं कह सकती हूँ बेटा राम भक्ति शाखा में या रामाष्टमी बेटा शाखा में ये जो है रहे हैं कवि, राइट। आ जाओ इनके द्वारा रचित सबसे बड़ा महाकाव्य, बेटा सबसे बड़ा महाकाव्य रामचरितमानस, फिर बेटा विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, ये सब क्या है बच्चों, ये सब इनकी रचनाएं हैं, है ना। तो बच्चों तुलसीदास बेटा जी कौन थे, बच्चों ये प्रारंभिक शिक्षा बेटा शिक्षा क्या हुई है, प्रारंभिक शिक्षा इनके गुरु नरहरि दास के, नरहरि बाबा के आश्रम में ही हुई है, ठीक है। और बेटा इन्होंने क्या किया, 15 साल तक वहीं पर इन्होंने, देखो पहले क्या होते थे, पहले बेटा जो है गुरुकुल हुआ करते थे। 15 वर्ष तक नरहरि बाबा के आश्रम में रहकर इन्होंने क्या करा, जो है सनातन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, हिंदी साहित्य, इन सब के बेटा जो है बारे में दर्शन जो है प्राप्त की, शिक्षा प्राप्त करी। इसकी बेटा बात क्या हुआ, बेटा इसके बाद जो है जो इनके गुरु थे नरहरि दास, इन्होंने ही बेटा इनका नाम बदल करके क्या रखा, इनका नाम बदल कर गोस्वामी तुलसीदास जी रखा था। इसके बाद क्या हुआ, जो तुलसीदास जी थे वो क्या करने लगे, वो लोगों को जो है राम कथा, महाभारत कथा आदि सुनाने लगे। हुआ बच्चों ये जो हमारे पास तो तुलसीदास जी हैं,
वो क्या थे बेटा, उनकी जो है उनका विवाह होता है और बहुत ही बुद्धिमानी, बहुत ही बुद्धिमती जो है वो थी रत्नावली। रत्नावली जो है से इनका जो है विवाह होता है। इनको अपनी पत्नी से अगाध प्रेम था और इस प्रकार से हुआ क्या, इनका जो दाम्पत्य जो बेटा जी मैं कह सकती हूँ, इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो बहुत बढ़िया चल रहा था। इनका एक पुत्र भी था, पुत्र का बेटा नाम था तारक, लेकिन किसी कारणवश बहुत ही कम उम्र में तारक की बेटा क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हाँ, पुत्र की मृत्यु के बाद तुलसीदास जी का अपनी पत्नी से लगाव कुछ अधिक ही बढ़ गया था। अब भाई पुत्र खत्म हो गया तो सिर्फ और सिर्फ जो है पत्नी ही बची है, तो बिल्कुल जो है पत्नी के ही आसपास रहने लगे ये। अब हुआ ये कि जो है इस दुख पीड़ित, मैं कह सकती हूँ दुख से पीड़ित तुलसीदास जी की पत्नी एक दिन बिना बताए अपने मायके चली गई। तो जब तुलसीदास जी को पता चला तो भाई क्या हुआ, तुलसीदास जी पहुंच गए, नदी को क्रॉस किया, इसके बाद जो है सर्प को, अजगर को जो है रस्सी बना करके उनके कमरे तक पहुंचे। और रत्नावली ने जब इनको देखा कि ये भाई इस प्रकार से आए हैं तो भाई इनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि लाज ना आवत आपको, दौरे आयु साथ, दिग्ध कैसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नात, अस्थि चर्म मह देह मम, तामे ऐसी प्रीति होती जो कछु राम में तब ऐसी भवती थी। तो बच्चों इस प्रकार के जो कटु जो वचन हैं उनको सुनते ही है ना उन भाई का ईगो हर्ट हो गया और फिर भाई ने कहा भाई अब तो मैं जाला, अब मैं चला, ठीक है मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। और इस प्रकार से 14 साल तक विभिन्न स्थानों तक भ्रमण करने के बाद तो अंत में तुलसीदास जी कहाँ पहुंच जाते हैं, बनारस पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, लोगों को धर्म कर्म शास्त्र आदि की शिक्षा देने लगते हैं। बच्चों एक बहुत ही फेमस बेटा मैं कह सकती हूँ इनका जो है ये बच्चों जो है श्लोक फेमस है और कहते हैं कि इसी के बाद इनको जो है राम जी ने दर्शन दिए थे और राम जी ने दर्शन देने के बाद क्या किया था, वो जो है विलीन हो गए, अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद इन्होंने रामचरितमानस की रचना करी। तो बच्चों कहते हैं चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। कहते हैं कि उस टाइम पे जो हनुमान जी थे, हनुमान जी ने तोते का रूप धारण कर लिया था और ये उन्होंने श्लोक बोला ताकि जो है तुलसीदास जी को पता चल जाए कि जो ये बच्चा आया है चंदन घिसने, जो बोल रहा है कि बाबा क्या चंदन घिस दोगे क्या, तो उनको पता चल जाए कि ये श्री राम है। और जैसे ही हनुमान जी ने ये श्लोक बोला, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, जैसे ही ये बात इन्होंने सुनी है वैसे ही क्या हुआ, उनको जो है पता चल गया कि ये तो जो बच्चा है ये बच्चा नहीं है, ये राम है। और राम जी ने तिलक लगाया है तुलसीदास जी के माथे पर और उस तिलक के बाद क्या हुआ, इन्होंने रामचरितमानस की जो है मैं कह सकती हूँ बेटा रामचरित बेटा जो है मानस की रचना कर दी है। और फिर आप देख लो कि आज तक इनको जो नाम है, उनका इतना बड़ा जो नाम है वो उनको हम लोग भुला नहीं सकते हैं, ना ही कहीं भुला पाएंगे। बच्चों कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको याद होगा बेटा, रचनाएं कौन सी हैं, रामचरितमानस, सतसई, बरवी रामायण, गीतावली, कवितावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, विनय पत्रिका, छप्पर रामायण, कवित रामायण। बच्चों ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। उम्मीद करती हूँ आपको तुलसीदास जी बिल्कुल याद हो गए होंगे, आपके जीवन में उतर गए होंगे। चलिए बच्चों पत्नी से इतना प्रेम नहीं करना है ना। आ जाओ बेटा आगे बढ़ते हैं। सूरदास जी बेटा इनका जो जीवन है काफी विवादित है। सूरदास जी की कहानी भी हाय दुख से भरी हुई है। बच्चों सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे बेटा, बहुत ध्यान सुनना। इनके जन्म बेटा जी क्या है, बहुत ज्यादा बेटा जो है विवाद है कि भाई इनका जो जन्म है वो कब एक्चुअली हुआ है। तो अलग अलग लोगों ने इनका जो जन्म है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो आपकी किताब में जो दिया हो वो आप याद कर सकते हो या फिर जो मैं बता रही हूँ वो आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों इनका जन्म कब हुआ है, 1478 ईस्वी में हुआ है। और बेटा इनकी मृत्यु कब हुई है, 1563 ईस्वी में हुई है। बच्चों इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामदास बैरागी। कहां से बेटा जी हैं ये, बच्चों ये ब्रज से हैं, ब्रज मथुरा आगरा ऑब्वियस सी बेटा बात है। श्री कृष्ण की अगर भक्ति कर रहे हैं तो ब्रज भूमि से ही होंगे। भाषा कौन है बेटा, अवधि, सगुण भक्ति काव्य और बेटा हम कह सकते हैं कृष्णाश्रयी या बेटा कृष्ण भक्ति शाखा है बेटा, भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से बेटा जी ये है। राइट आ जाओ बेटा। तो क्या हुआ, सूरदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ है, 1478 बेटा जो है ईस्वी में हुआ है। उनका घर कहाँ पे था, रुनकता नामक गांव में था। कहते हैं सूरदास जी का जो जन्म है वो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है। यानी कि जो इनका जन्म है वो कैसे परिवार में हुआ है, ब्राह्मण परिवार में ही इनका जन्म हुआ है। और जो इनका परिवार है वो निर्धनता से अपना जो है गुजारा कर रहा था। अब हुआ क्या, ये अपने माता पिता की चौथी संतान थे। बहुत से लोग मानते हैं कि जन्म से अंधे थे,
क्योंकि वो अंधे थे इसलिए क्या हुआ, उनके माता पिता और बड़े भाई सम्मान नहीं देते थे और हर पल सूरदास जी का मजाक उड़ाते थे। और इस प्रकार से कोई भी माता पिता का यह फर्ज बनता है कि वह अपने बच्चे की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन सूरदास के माता पिता ने क्या किया, सूरदास के माता पिता का दिल था वो इतना पत्थर था कि क्या हुआ बेटा जी ये कि वो सही से सूरदास जी को ढंग से खाना भी नहीं देते थे। इस प्रकार के भेदभाव से सूरदास जी का जो पल है वो क्या हुआ, हर एक पल 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 दुखी होता था और फिर भी वे अपने आप को संभाल लेते थे। उनका सबसे अच्छा सहारा श्री कृष्ण थे। उन्होंने बचपन से ही भगवान की भक्ति करनी शुरू कर दी। जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है। तो बच्चों इस प्रकार से बचपन से ही भगवान की भक्ति करने लगे और भगवान श्री कृष्ण से उनका एक अलग प्रकार का ही क्या हो गया, अलग प्रकार का ही नाता जुड़ गया। सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और बेटा इस प्रकार से वो हमेशा ही भक्ति में डूबे रहते थे। भगवान को पाने की इच्छा की लालसा इस प्रकार बढ़ गई कि उन्होंने वृंदावन धाम जाने की सोच ली। आखिरकार वे वहां के लिए रवाना हो गए। अंत में जब वे वृंदावन जो है धाम पर पहुंचे तो बेटा जी क्या हुआ, वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनका पूरा जो जीवन है बेटा वही क्या हो गया, पूरा जो जीवन है बेटा वही क्या हो गया, मुड़ गया। एक मैं कह सकती हूँ अलग बेटा जो है मैं कह सकती हूँ मोड़ बेटा जो है मिल गया। राइट, आज बेटा बात करते हैं यहाँ पर। तो बच्चों हुआ ये इस प्रकार से कि बच्चों जो सूरदास जी थे वो मात्र 10 साल के थे जब ये कहानी चल रही थी। बेटा 10 साल में बेटा जी क्या हुआ, मात्र 10 साल के थे और हुआ बच्चों ये कि वल्लभाचार्य है ना बेटा, एक वल्लभाचार्य हैं एक उस समय वैशाख कृष्ण एकादशी चल रही थी। वल्लभाचार्य जी की नजर मथुरा की गांव घाट पर बैठे हुए एक बच्चे के ऊपर पड़ी और बच्चा भक्ति में डूबा हुआ था, कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था, है ना। वल्लभाचार्य जी ने उनके पास जाकर उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम सूरदास बताया। वल्लभाचार्य जी को सूरदास के व्यक्तित्व से इतना ज्यादा वो प्रभावित हो गए कि उन्होंने क्या किया, उसी क्षण उनको अपना शिष्य मना लिया बेटा, शिष्य जो है मान लिया। राइट, और इस प्रकार से क्या किया इन्होंने जो है उनको वहां पर मंदिर की, कृष्ण भक्त को मंदिर की जिम्मेदारी भी दे दी और इस प्रकार से अनेक भजन वहां पर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वल्लभाचार्य जी की शिक्षा के चलते सूरदास के जीवन को एक सही दिशा मिल गई और इस प्रकार से बेटा जी क्या कहते हैं श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो, श्री गुरु वल्लभ तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। यानी कि श्री जो गुरु हैं उनके जो वल्लभाचार्य जी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनको ज्ञान दे रहे हैं और श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, जो सूरदास जी क्या कर रहे हैं, श्री कृष्ण की लीला के बारे में बता रहे हैं। बच्चों इनका प्रसिद्ध दोहा, सबसे प्रसिद्ध दोहा बार बार पूछा गया है बेटा, चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपा पंगु लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही पाही। तो बच्चों आप इसकी पहली लाइन भी लिख सकते हो कि भाई चरण कमल बंदो हरिराई, बस अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना। ये मेंशन करके सबसे जो प्रसिद्ध दोहा है उसकी प्रस्तुत पहली पंक्ति इस प्रकार से है। आगे बच्चों बात करते हैं बेटा इनका स्वर्गवास कब हुआ है, 1583 बेटा ईस्वी में हो गया है, ठीक है। और बेटा इन्होंने बेटा अपना जो जीवन है वो उस टाइम पे कहाँ पे काट रहे थे, गोवर्धन के निकट पारसौली गांव में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राइट बच्चों, सबसे प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, सूर पच्चीसी। बेटा ये क्या है बच्चों, उनकी प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध प्रमुख रचनाएं हैं, है ना बेटा। उनकी रचनाओं पर भी एक दोहा आता है कि साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली। बेटा ये मैंने लिखा था अपनी कॉपी में जब मैंने सूरदास जी का ये जो है जीवन परिचय लिखा था। तो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। अगर बेटा आप चाहो तो इस दोहे को लिखेंगे तो आपकी कॉपी का एक अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर की नजर में। बच्चों क्या ये दो तैयार हो गए, अगर ये दो तैयार हो गए तो अब तक आप 10 नंबर तैयार कर चुके हैं। फिर ये बच्चों हम लोग एक जो है जीवन परिचय और देख लेंगे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महादेवी वर्मा, बेटा महादेवी वर्मा। बच्चों महादेवी वर्मा जन्म स्थान क्या है, फर्रुक्का है, ये बहुत आसान है। 787 1907 1987 787 ये आप याद रख सकते हो। पिता गोविंद साहेब, माता हेमरानी देवी, है ना बच्चों। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं आधुनिक मीरा बेटा, जो नाम से फेमस है, ठीक है। और इस छायावाद युग की भी ये 4 स्तंभों में से एक हैं। तो बच्चों क्या हुआ बेटा, हुआ ये आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली जो श्रीमती महादेवी वर्मा है, इनका जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में होली के दिन ही हुआ था। होलिका दहन के पुण्य बेटा जो है पर्व पर ही हुआ था। बच्चों जो उनकी माता थी वो हेमरानी क्या थी, एक साधारण कवित्री थी। श्री कृष्ण में उनका अटूट श्रद्धा थी। उनके नाना भी क्या थे, ब्रज भाषा में
कविता करा करते थे। तो इस प्रकार से नाना और माता का जो गुण है, जो नाना और माता की जो ये कह सकती हूँ बेटा, इन गुणों का प्रभाव महादेवी पर हमें जो है देखने को मिलता है। बच्चों हुआ क्या है, इनका जो विवाह है बहुत ही छोटी उम्र पर किससे हो गया बेटा, जो है स्वरूप नारायण वर्मा से हो गया। बच्चों कहते हैं कि इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास भी हो गया था। माँ का साया उठने की वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और पढ़ने में और अधिक मन लगाया। परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या किया बेटा, मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं पास करी, और वो भी किसमें, सब कुछ प्रथम श्रेणी में, यानी कि सब में फर्स्ट डिवीजन। और उस टाइम पे फर्स्ट डिवीजन अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जैसे अभी 90 और 95% है ना। बच्चों फिर क्या हुआ बेटा, हुआ ये महादेवी वर्मा के जीवन में सबसे अजीब विडंबना ये थी कि जब ये मात्र बेटा कितने साल की थी, 9 वर्ष की थी, तभी उनके दादा बांके बिहारी ने क्या किया, श्री स्वरूप नारायण वर्मा से इनका विवाह कर दिया। कहते हैं कि जिस दिन क्या हुआ, इनका विवाह था, है ना, तो वो क्या थी, वो उस टाइम पे भाई जो है छोटी बच्ची, घर में मिठाइयां थी, तो क्या हुआ, घर में जो है बेटा जी कहते हैं भाई इतनी जो मिठाइयां थी बेटा, है ना, इन्होंने कहा कि भाई जो है क्या बेटा कहा, भाई देखो क्या, जैसे ही शादी के बाद हाँ पर ध्यान सुनना। बच्चों कहते हैं कि जो इनके पति थे ना, वो ऑब्वियस बात है, वो भी बहुत छोटे थे, 10वीं में ही पढ़ते थे, है ना। सोचो अभी क्लास 10 हो गई, बच्चा है उसकी शादी कर दी जाए, बिल्कुल वैसे ही बच्चों इनके जो पति थे वो भी मात्र 10 साल के ही थे। तो कहते हैं कि इनकी बारात जब आ रही थी तो ये खुद जाके वहां पर खड़ी हो गई। वो क्या करी, उन्होंने वहां पर जो है खुद जाकर के खड़ी हो गई। उनसे कहा गया कि आज तुम्हें क्या करना है, व्रत रखना है। और जब उन्हें पता चला कि घर में बहुत सारी मिठाई आई, तो क्या हुआ, वे मिठाई खाने के लिए मिठाई वाले ही कमरे में जाकर के खाने लगी, और बहुत सारी मिठाई खाने के बाद वो वहीं पर ही सो गई। कहते हैं बेटा जी कि जब वो सो गई थी बेटा, उनको गोद में लेकर के ही फेरे दिलवा दिए गए, और गठबंधन का जोड़ा जिससे महादेवी के दुपट्टे से बांधा गया था, जैसे ही सुबह उठी उन्होंने आंखें खोली, दुपट्टे से गांठ को खोलकर वहां से भाग गई और अपनी माँ की गोद में जाकर सो गई, है ना। मतलब जो भी वहां पर और जो दूसरी माँ होंगी उनके जो है गोद में जाकर सो गई। अब बच्चों कहते हैं कि जब वहां पे वो ससुराल पहुंची है तो भाई उन्होंने बहुत तांडव किया। ऑब्वियस बात है, छोटी बच्ची है ना, दूसरे घर में पहुंच गई तो बहुत तांडव भी किया, और इतना सबको समझाने के बाद भी वो किसी की बात नहीं मान रही थी। और इस प्रकार से बच्चों क्या हुआ, इस प्रकार से जो है उनके जीवन से ये जो है मैं कह सकती हूँ, ये बात बच्चों जो है काफी जो है बेटा जो है मैं कह सकती हूँ फेमस है, राइट। आ जाओ आगे बात, उन्हें दूसरे दिन ही उनके घर छोड़ दिया गया। कुछ दिनों बाद जब उनके ससुर जी की मृत्यु हो गई तो उनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा बहुत दिनों तक अपने ससुर के पास ही रहने लगे, और स्वरूप नारायण वर्मा को वहां रहना अच्छा नहीं लगता था। तो बच्चों ये कुछ उनकी कहानी है जीवन के बारे में, आप चाहो तो उनको मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा जीवन परिचय बड़ा हो जाएगा। बेटा इनकी कौन सी बच्चों जो है प्रमुख जो है रचनाएं हैं, नीरजा, सांद गीत, यामा, दीप शिखा, साधनी, है ना बच्चों। ये बेटा मैं कह सकती हूँ छड़दा, है ना, हिमालय, शरदा, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, अतीत की चलचित्र। बच्चों ये इतनी सारी रचनाएं हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मेंशन करनी है। बच्चों ये उनके बेटा जो है काव्य है ना, सांद गीत, नीरजा, रसम, सप्तपर्णा, जो है दीपशिखा, हिमालय, ये मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है। सुमित्रा नंदन पंत, ये बेटा जी आप जो है याद कर सकते हो, इनका जो है मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, आप इसको आराम से तैयार कर लेना। तो पंत जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, हिमालय की गोद में जो है कसौनी नामक गांव में हुआ है। कब हुआ है, 20 मई सन 1900 को हुआ है, और 1900 से 1977 तो जो आपको इजी लगे याद करने आप वो याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सो गाइज ये बच्चों हमारे कौन थे बेटा, ये हमारे कुछ जो है ऐसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय थे जो आपको तैयार कर लेने हैं, और इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आपको मैं फिर बोलूंगी, जितना भी तैयार करो सॉलिड तैयार करो। बाकी बच्चों देखिए मैं आपको गद्यांश पद्यांश तैयार करवा दूंगी, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। अनिवार्य संस्कृत में भी मैंने आपको बता दिया है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जीवन परिचय भी बता दिया है। प्रमुख रचनाएं बेटा ये भी मैं जो है आपको जितनी भी क्लासेस आने वाली हैं उन सारी क्लासेस अगर आपने अटेंड कर लिया, एक रचना आपको बाहर से नहीं मिलेगी, व्याकरण बाहर नहीं मिलेगी, निबंध पत्र बेटा उस एक ही बाहर नहीं मिलेगा। और आपको बच्चों ये मान लीजिए कि जो पूरा पेपर है हिंदी का वो आपके हाथ में ऑलरेडी आ चुका होगा 24 फरवरी के पहले, अगर आपने किसी भी क्लास को मिस नहीं किया है। और अगर आपने सारी की सारी जितनी वीडियो हैं, जितनी भी बातें बताई जा रही हैं, अगर आपने उनको ध्यान से देखा है तो। सो गाइस मिलती हूं आपसे जल्दी ही अपनी क्लास में शाम के 7 बजे और 6:15 बजे। बाय बेटा, ध्यान रखिए अपना। बाकी अगर और भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे वो कमेंट कर सकते हैं। सो बच्चों मिलती हूँ आपसे क्लास में। बाय बेटा, टेक केयर। हेलो बच्चों, क्लास 10 के बाद क्लास 11th में हमारा बैच ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिए गए फॉर्म लिंक पर क्लिक करें और पूछे गए सभी सवालों की जानकारी हमें दें।